सी टेट की 4 पेडागोजी है, गणित, हिंदी, पर्यावरण और बाल विकास। तो शुरू करते हैं। पहला, उपचारात्मक शिक्षण विधि वह है, क्या है? किसमें उपचारात्मक हम क्या उपचार करते हैं? समस्याओं के कारणों की सही पहचान करना, समस्याओं को उलझाकर प्रस्तुत करना, या समस्याओं को करे और असफलता प्रदान करे, या समस्याओं को भाषिक नियमों पर ज्ञान प्रदान करे। तो उसका राइट आंसर इस समस्याओं के कारणों की सही पहचान करना उपचारात्मक शिक्षण विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता पहली कक्षा की छात्र है और वो मुझे केवल अच्छा लगता है खाना बनाना, ये मैं शब्द, वह शब्द आदि का प्रयोग करती है, तो वो क्या है? छात्रा केवल मैं वाले शब्द बोलती है, वो वचन, किन, क्रिया, अंतर्दृष्टि से सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करती है, या फिर केवल सर्वनाम का प्रयोग करती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, लिंग, वचन, क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है कक्षा पहली की छात्रा। तो आप यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट की स्टूडेंट है, सारी चीजें संज्ञा और सर्वनाम और लिंग की जानकारी रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहिए। सीटेट के एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है ये हमारी सीरीज, जिसमें आपको 15 में से कितने क्वेश्चन मिले वो आपको कमेंट में जरूर लिख के देना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करने से पहले आप एक बार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा विकास के अंतर्गत अधिग्रहण करने की व्यवस्था जिसमें बालक शुद्ध उच्चारण करने लगता है। तो किस एज का बच्चा शुद्ध उच्चारण करने लगता है, ये आपको बताना है। 2 वर्ष का बच्चा, 3 वर्ष का बच्चा, 8 वर्ष का बच्चा, या फिर 12 वर्ष का बच्चा। तो जल्दी से जल्दी अपना कमेंट हमने फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा, वीडियो को पॉज कर लेना, 3 साल का बच्चा सही उच्चारण करने लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको बताना है, कक्षा में कुछ छात्रों को पढ़ने में कठिनाई होती है क्योंकि पूर्व कक्षाओं का उनका यह कौशल पूर्ण विकसित नहीं हो पाया है, इसीलिए वे कक्षा में पढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं। तो उच्चारण संबंधी समस्या होगी, वर्तनी संबंधी समस्या होगी, या श्रवण संबंधी समस्या होगी, या पठन संबंधी समस्या होगी उन छात्रों को जिनको उच्चारण में कठिनाई है। तो आप बता सकते हैं उच्चारण की समस्या क्यों होती है बच्चों को, पठन समस्या क्यों होती है। तो ये जो पढ़ने में कठिनाई है वो समस्या किससे संबंधित है, उच्चारण, वर्तनी, श्रवण या पठन से। तो पठन संबंधी ये दोष है बच्चे को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मातृभाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है? ज्ञानात्मक उद्देश्य, कौशल का उद्देश्य देना, सृजनात्मक उद्देश्य देना, या ये सभी। तो मातृभाषा में जब हम शिक्षण देते हैं, शिक्षण कार्य करते हैं, तो ये सारे उद्देश्य, ज्ञान का उद्देश्य भी फुल होता है, कौशल का उद्देश्य भी फुलफिल होता है, और सृजनात्मक का उद्देश्य भी हमारा फुलफिल होता है। तो ये ऑप्शन तीनों सही है, ऑप्शन 4 ये सभी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक शिक्षण अभिप्रायों के लिए व्यवस्थित प्रजातियां चिंतन का एक अभिलेख है, या वह कथन है? किसने ये कथन कहा है? पाठ्य पुस्तक शिक्षण अभिप्रायों के लिए व्यवस्थित प्रजातियां चिंतन एक अभिलेख है, किसने कहा है? क्रोकरो, बेकन, स्किनर, या ब्लेयर जी ने ये सब कुछ कहा है। तो पाठ्य पुस्तक संबंधी जो स्टेटमेंट दी है, ये स्टेटमेंट आपको बताना है दोस्तों किसने दी है। सॉरी, ये हमारी स्टेटमेंट दी है बेकन जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्लास 4th में पढ़ने वाले अध्यापक पहले स्वयं आदर्श वाचन करते हैं, यानी पहले स्वयं पाठ को पढ़ते हैं और फिर बच्चों से कहते हैं कि आप सेम इस पाठ को दोबारा रिपीट करो। तो इस तरह का जो उच्चारण है, ये विधि है, ये क्या कहलाती है? ये वार्तालाप कहलाती है, प्रश्नोत्तर कहलाती है, कहानी सुनना कहलाती है, या सहस्वर वाचन कहलाती है। यानी पहले क्लासरूम में एक टीचर बच्चे को पाठ को पढ़ता है और फिर उस पैराग्राफ को कहता है कि आप बच्चों को अब आप दोबारा इसको पढ़ के दिखाओ। तो ये कहलाता है सहस्वर वाचन। स्वर के साथ वाचन मतलब अध्यापक को फॉलो करके अध्यापक की तरह सेम टू सेम बोलना। तो सहस्वर वाचन के अंतर्गत ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा है कि
कौन सा कारक भाषा विकास को प्रभावित नहीं करता? स्वास्थ्य प्रभावित करता है, बुद्धि करती है, लिंग भिन्नता करती है, या इनमें से कोई नहीं? तो भाषा विकास को जो प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, ये सारे करते हैं। स्वास्थ्य भी करेगा प्रभावित, बुद्धि भी करेगी, लिंग भिन्नता भी करेगी, लेकिन इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। कविता का यथार्थ मूल्यांकन कैसे किया जाता है? कविता जो पोयम होती है, कविता सुनाई जाती है बच्चों को, उसको हम जब मूल्यांकन करते हैं तो वो कैसे करते हैं? सरल प्रणाली द्वारा, गुप्त प्रणाली द्वारा, समीक्षा प्रणाली द्वारा, या फिर छोटी प्रणाली द्वारा? तो कविता जब होती है, कविता बच्चों को सुनाते हैं, उसका भावार्थ, उसके संबंधित क्वेश्चन वगैरह होते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं? समीक्षा करते हैं। तो वो समीक्षा प्रणाली कविता के लिए उपयुक्त है। प्रगति पत्र, जिसको रिपोर्ट कार्ड बोलते हैं, हम स्कोर कार्ड बोलते हैं, जब हम किसी बच्चे का तैयार करते हैं तो हम उस बच्चे के बारे में क्या सोच के तैयार करते हैं? उसकी हमारी एक धारणा बनी रहती है हर बच्चे के बारे में क्लासरूम में। तो वो क्या होती है? उसने कौन सी गलती की है एवं उसके अभिभावकों को इस संबंध में कैसे शिकायत की जाए? क्या टीचर ये सोचता है रिपोर्ट कार्ड बनाते वक्त, या फिर ये उसने अपने साथियों से कितना कम सीखा है और क्यों? या फिर नेक्स्ट, उसने सत्र के दौरान क्या सीखा, किस क्षेत्र में उसको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है? या फिर ये हम धारणा बनाएंगे, या फिर हम उसके अभिभावकों से कहेंगे कि उस सत्र के दौरान जो सीखा वह अन्य छात्रों से कितना कम है? तो हम ये बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 10 का 3, सत्र के दौरान क्या सीखा और किस क्षेत्र में उसको दोबारा मेहनत करने की जरूरत है। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मूल्यांकन का होता है, बच्चों को डर के दबाव में अध्ययन के लिए प्रेरित करता है। मूल्यांकन बच्चों को 2 वर्गों में विभाजित करता है। बच्चे के विकास के हर पक्ष का मूल्यांकन करता है, या फिर दूसरे के विचारों को निष्क्रिय रूप से स्वीकार करता है। तो कभी कभी क्या होता है, जो 4 विकल्प होते हैं वो इस प्रकार से दे दिए जाते हैं कि वहां पर जो सही विकल्प है उसका चुनाव करना आसान हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, बच्चों को डर के दबाव में मूल्यांकन आप कर रहे हैं तो इस प्रकार का होगा नहीं, 2 वर्गों में विभाजित नहीं होगा, दूसरे के विचार को निष्क्रिय रूप में। तीनों में देखेंगे तो नेगेटिव वर्ड दिया हुआ, लेकिन बच्चे के विकास के हर पक्ष का आप मूल्यांकन करेंगे, ये मूल्यांकन का प्रयोजन होता है ना। तो तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। जो प्रश्न आपको नहीं आते हैं, आप जहां पर तुक्का लगाते हैं, तो वहां पर इन बातों का भी ध्यान आपको रखना है, उसके बाद ही आपको तुक्का लगाना है। तो मूल्यांकन का जो प्रयोजन होता है वो क्या होता है? बच्चे के विकास के हर पक्ष का मूल्यांकन करना होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से भाषा शिक्षण का कौन सा सिद्धांत नहीं है? देखिए यहाँ पर भी नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है। हर बार मैं आपको बताता हूं, यदि आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो सबसे पहले प्रश्नों को आपको सही पढ़ना है, उसके बाद चारों विकल्पों को पढ़ना है। क्या चयन का सिद्धांत है, शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत है, बोलचाल का सिद्धांत है, या फिर इनमें से कोई नहीं? कौन सा सिद्धांत नहीं है भाषा शिक्षण का, ये आपको बताना है। तो आप देखेंगे चयन का सिद्धांत, शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत और बोलचाल का सिद्धांत, ये तीनों ही आपके भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हुआ यहाँ पर? इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका, सहायक सामग्री वह सामग्री जो कक्षा में या अन्य शिक्षण परिस्थितियों में लिखित या बोली गई पादप सामग्री को समझने में सहायता प्रदान करती है। यहाँ पर जो दिया गया कथन है ये आपको बताना है किसका है। यहाँ पर सहायक सामग्री के बारे में कथन दिया गया है, तो ये डेंड का कथन है, एगुड का कथन है, स्ट्रॉन्ग का कथन है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो दिया गया कथन है ये किसका है? डेंड का कथन। किसका है? डेंड का। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। यहाँ पर सीटेट की एग्जाम अभी ऑफलाइन है, तो मुझे लगता है 1 से 2 प्रश्न आपके कथन से संबंधित पूछे जाएंगे, तो आपको कथन को भी याद कर लेना है ना। अगला प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण को सुगम बनाने के लिए आप निम्न में से क्या उपाय करेंगे? एक समावेशी कक्षा है जिसमें भाषा शिक्षण को सुगम बनाने के लिए आपको क्या उपाय करना होगा, यह आपको बताना है। हर प्रश्न को आपको एक शिक्षक के रूप में देखना, आप एक शिक्षक है, आप वहां पर क्या करेंगे है ना, खुद को वहां पर रख के आपको सोचना है कि आप पाठ्य सामग्री एकत्रित करेंगे, छात्रों में योग्यताओं का विकास करेंगे, भाषा परिवेश का निर्माण करेंगे, या फिर उपरोक्त सभी। क्या करेंगे आप एक समावेशी कक्षा में? तो यहां पर आपका सही आंसर होगा आप क्या करेंगे? भाषा परिवेश का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे? भाषा परिवेश का आप निर्माण करेंगे। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा, क्योंकि ये भाषा शिक्षण को सुगम बनाने के लिए पूछा गया है ना। तो भाषा परिवेश का आप क्या करेंगे? निर्माण करेंगे। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा।
चलिए अगला और अंतिम प्रश्न है आपका हिंदी पेडागोजी का, उसके बाद हम बात करेंगे पर्यावरण पेडागोजी की। उच्चारण दोष का कारण आपको यहाँ पर आपको बताना है, वर्गों के उच्चारण का ज्ञान होना है, शारीरिक कारण है, क्षेत्रीय बोलियों का प्रभाव है, या फिर उपरोक्त सभी। उच्चारण दोष का कारण आपको बताना, जो बच्चे उच्चारण करने में त्रुटि करते हैं उसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए वर्गों का उच्चारण में जो अज्ञानता होती है वर्गों के उच्चारण की, ये भी एक दोष है। शारीरिक कारण भी हो सकता है ना, क्षेत्रीय बोलियों का प्रभाव भी हो सकता है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका क्या होगा, उपरोक्त सभी होगा। चलिए यहाँ पर देखिए 15 प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए हैं, किसके, हिंदी पेडागोजी के, है ना। इसमें आपको बताना है हर बच्चे को इन 15 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आ रहे हैं ना, हर प्रश्न हर बच्चों को बताना है, क्योंकि यहाँ पर 15 प्रश्न के बाद फिर से एक प्रश्न से मैंने शुरुआत की है ताकि आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो, है ना। पर्यावरण पेडागोजी का यहाँ पर 15 प्रश्न मिलेंगे आपको। तो पहला प्रश्न है आपका पर्यावरण पेडागोजी का, और उसी का मुख्य उद्देश्य पूछा गया है। पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, औद्योगिकरण की प्रक्रिया को मंद करना होता है, शुद्ध पेयजल आपूर्ति होता है, खाद्य पदार्थों के उत्पादन पर जोर, या फिर प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट होने से बचाना। यहाँ पर भी 4 विकल्प इस प्रकार से रखे गए हैं कि आप आसानी से सही विकल्प का चयन कर सकते हैं। पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट होने से बचाना, यह पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। चलिए अगला प्रश्न है दूसरा आपका, कक्षा शिक्षण में दृश्य सामग्री का प्रयोग करने में आप किस बात का ध्यान रखेंगे। प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है। कक्षा शिक्षण में दृश्य सामग्री का प्रयोग करने में आप किस बात का ध्यान रखेंगे, ये पूछा गया है। दृश्य सामग्री का प्रयोग करने में, है ना, क्या उसे नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करेंगे, वहां पाठ्य विषय के अनुरूप हो, वहां बच्चों को अज्ञात से ज्ञात की ओर ले जाने वाली हो, या फिर उसके बारे में बच्चों को पहले से बता देंगे। क्या करेंगे, किस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे, इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए कक्षा शिक्षण में दृश्य सामग्री का प्रयोग करते समय आपको इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो दृश्य सामग्री आप बता रहे हैं वह पाठ्य विषय के अनुरूप हो, यानी पाठ्य विषय में जो है उसी प्रकार से आप दृश्य सामग्री को रखेंगे, है ना। तो सेकंड वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए तीसरा प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के लिए टेलीविजन का उपयोगी स्थान है। यहाँ पर देखिए टेलीविजन का उपयोगी स्थान क्या है, प्राथमिक स्तर के शिक्षण के लिए आपको बताना है। अच्छे शिक्षकों की कमी, टेलीविजन पर पाठ्य वस्तु को पूरे विस्तार के साथ प्रस्तुत किया जा सके, इससे कक्षा में अनुशासनहीनता पैदा नहीं होगी, या फिर टेलीविजन पर जो कुछ देखा जाता है वह हमेशा के लिए याद हो जाता है। यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के लिए टेलीविजन का उपयोग का क्या स्थान है, इसके बारे में आपको बताना है। तो सही आंसर आपका क्या होगा, टेलीविजन पर पाठ्य वस्तु को पूरे विस्तार के साथ प्रस्तुत किया जा सके ना, पूरे विस्तार के साथ, ये स्थान होता है प्राथमिक स्तर पर शिक्षण का, टेलीविजन का, है ना। तो सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में उस समस्या को क्या कहते हैं जिसके कारण कोई छात्र किसी स्तर पर शिक्षा पूरी किए बिना ही अपना अध्ययन कार्य छोड़ देता है, उस समस्या को क्या कहते हैं। अवरोध की समस्या, उसे अवरोध है ना, अपव्यय की समस्या, शिक्षा की निरर्थकता, या फिर गंभीर समस्या। कौन सी समस्या है यह आपको इन चारों विकल्पों के माध्यम से बताना है। तो वो होती है आपकी अपव्यय की समस्या। कौन सी समस्या होती है, अपव्यय की समस्या होती है। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, खेल एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग किया जाता है, बालकों को पढ़ाने में किया जाता है, खेल का प्रयोग बालकों को खिलौने में किया जाता है, बालकों को सिखाने में, या फिर बालकों का ध्यान भटकाने में। खेल किस प्रकार की प्रक्रिया है ना, इसका उपयोग किस प्रकार किया जाता है ये आपको बताना है। तो ये किया जाता है सिखाने में, है ना। क्या किया जाता है, खेल को सिखाने में, तो बालकों को सिखाने में खेल का प्रयोग किया जाता है। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, निबंधात्मक परीक्षण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए यहाँ पर असत्य नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है ना, निबंधात्मक परीक्षण के संबंध में आपको बताना है। शिक्षार्थियों को यहाँ स्पष्ट होता है कि प्रश्न में क्या पूछा गया है, तो नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है, तो ये इसके बारे में आपको ध्यान रखना है ना। इस परीक्षणों के माध्यम से शिक्षार्थियों की संगठनात्मक क्षमता तथा तार्किक विवरण शक्ति का मूल्यांकन किया जाता है। छात्र पूरे पाठ्यक्रम से कुछ अंदाजा लगाए जाने वाले प्रश्नों की तैयारी करके परीक्षा दे देते हैं। शिक्षार्थी की कल्पना शक्ति की जांच की जा सकती है। तो यहाँ पर नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है। तो जो निबंधात्मक परीक्षण होता है उसमें संगठनात्मक क्षमता और तार्किक विवरण शक्ति का मूल्यांकन नहीं किया जाता, लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है, किया जाता है।
तो यहाँ पर कौन सा असत्य कथन होगा? आपका सेकंड वाला जो विकल्प होगा वो असत्य होगा, है ना। तो दूसरा वाला आपका क्या रहेगा? यहाँ पर सत्य कथन होगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक शिक्षक पाठ को पढ़ाने के बाद अपने छात्र को गृह कार्य देता है, क्यों देता है? एक शिक्षक जब पाठ को पढ़ा देता है उसके बाद आपने देखा होगा और आपने किया भी होगा, गृह कार्य देते हैं, तो क्यों देते हैं? गृह कार्य देने से छात्र पढ़ेंगे इसलिए देते हैं। गृह कार्य से छात्रों की प्रगति की जांच की जा सकेगी, छात्रों को व्यस्त रखना आवश्यक है, या फिर गृह कार्य करने से छात्रों के स्वाध्याय की आदत का विकास हो जाएगा। क्या होगा यदि एक शिक्षक पाठ पढ़ाने के बाद गृह कार्य देता है तो, है ना। तो इसका सही आंसर होगा गृह कार्य करने से छात्रों के स्वाध्याय की आदत क्या होगा? विकास हो सकेगा, है ना। तो फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, कक्षा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक की क्या आवश्यकता है? कक्षा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता आपको बताना है। सीखने के लिए पाठ्यक्रम पर आधारित व्यवस्थित विषय वस्तु है, वहां सामग्री जिस पर अध्यापकों का शिक्षण आधारित है, ऐसी सामग्री जिस पर अध्यापकों का शिक्षण आधारित है, या फिर अध्यापकों को पढ़ने और संदर्भ की सामग्री। यहाँ पर पाठ्य पुस्तक की क्या आवश्यकता है कक्षा शिक्षण में, इसके बारे में आपको बताना है। तो सही आंसर क्या होगा? सीखने के लिए पाठ्यक्रम पर आधारित क्या है? ये व्यवस्थित विषय वस्तु है ना। तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, किसी विधा के अंतर्गत शिक्षार्थी को कक्षा में साधन सुविधा पुस्तकें लेखन सामग्री की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है। क्या पर्यवेक्षित अध्ययन है, वो भ्रमण है, सामाजिकृत अभिव्यक्ति, या फिर संग्रहालय? किसी विधा के अंतर्गत शिक्षार्थियों को कक्षा में साधन सुविधाएं उपलब्ध की जाती है ना, पुस्तकें लेखन सामग्री, ये व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है। तो किस विधा के अंतर्गत की जाती है इसके बारे में आपको बताना है। तो आपका सही आंसर होगा ये पर्यवेक्षित अध्ययन, है ना। पर्यवेक्षित अध्ययन विधा के अंतर्गत शिक्षार्थियों को कक्षा में साधन सुविधाएं पुस्तकें लेखन सामग्री आदि की जो व्यवस्था है उपलब्ध कराई जाती है। तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप शिक्षार्थियों को किसी राष्ट्रीय उद्यान ले जाने की योजना बनाते हैं। आप शिक्षार्थी को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे? यहाँ पर देखिए वो कौन सी गतिविधि है जिसकी अनुमति आप नहीं दे सकते राष्ट्रीय उद्यान में, है ना। इसके बारे में आपको बताना है कि राष्ट्रीय उद्यान के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना, राष्ट्रीय उद्यान के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं यहाँ पता लगाना, राष्ट्रीय उद्यान में जिन जानवरों को वे खेल देखते हैं उनकी फोटो एकत्रित करना, या फिर राष्ट्रीय उद्यान में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग की कॉपी को साथ में ले जाना। किसकी अनुमति नहीं देंगे? आप पर्यावरण अध्ययन के एक शिक्षक है, जो बच्चों को आप राष्ट्रीय उद्यान में ले जाते हैं, तो उसमें किस गतिविधि, कौन सी गतिविधि करने की आप अनुमति उन्हें नहीं देंगे बच्चों को? तो राइट आंसर आपका होगा उन्हें खाने की सामग्री नहीं ले जाने देंगे, है ना। आपने देखा होगा कौन से भी राष्ट्रीय उद्यान है वहां पर खाने की सामग्री ले जाना अलाउ नहीं होता है। तो राष्ट्रीय उद्यान के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना, है ना। तो पहला वाला विकल्प आपका क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप शिक्षार्थियों के लिए पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण हेतु उपयुक्त नहीं है? यहाँ पर देखिए नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है, कौन सा क्रियाकलाप है जो शिक्षार्थियों के लिए पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण हेतु उपयुक्त नहीं है? यहाँ पर पहला विकल्प है आपका शिक्षार्थियों द्वारा विद्यालय के पर्यावरण के घटकों का विद्यालय में पड़ने वाले प्रभाव के विषय में एक रिपोर्ट तैयार करना। बिल्कुल आप रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। घरों में पाए जाने वाले जीवों के विषय में जानकारी इकट्ठा करना आप बिल्कुल कर सकते हैं पर्यावरण अध्ययन में, है ना। ग्राम या आसपास में स्थित नर्सरी में पाए जाने वाले पौधों का अवलोकन भी आप कर सकते हैं। घरों में पाए जाने वाले कीटों को पकड़कर मार डालना, है ना। ये तो वैसा ही आप समझ जाएंगे विकल्प कौन सा सही है। तो फोर्थ वाला विकल्प जो होगा आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ऐसा हमें नहीं करना है ना। तो फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान से अभिप्राय अनुभवों की उस नियोजित श्रृंखला से है जो उद्दीपक अनुक्रिया संबंध के संदर्भ में प्रभावित माने जाने वाली दक्षता की ओर अग्रसर करती है। क्या वो अभिक्रमिक अनुदेशन से अभिप्राय है, अभिप्रेरणा से, सृजनात्मकता है, या फिर योजना से है? किससे है, किससे अभिप्राय है? तो राइट आंसर क्या होगा आपका? अभिक्रमिक अनुदेशन, है ना। अभिक्रमिक अनुदेशन से अभिप्राय अनुभवों की उस नियोजित श्रृंखला से होता है जो उद्दीपक अनुक्रिया संबंध के संदर्भ में प्रभावशाली माने जाने वाली दक्षता की ओर अग्रसर करती है। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है? यहाँ पर देखिए पॉजिटिव प्रश्न पूछा गया, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त क्या है इसके बारे में
आपको यहाँ पर बताना है। शिक्षार्थियों के कक्षागत अनुभव को बाहरी दुनिया से जोड़ना, शिक्षार्थियों हेतु यहाँ सूचना उपलब्ध कराना कि उन्हें कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए, शिक्षार्थियों को विभिन्न विषयों पर व्याख्यान देना, या फिर पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन करना। यहाँ पर आप चारों विकल्प देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको चारों विकल्प सही लगेंगे, लेकिन यहाँ पर सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा है पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण हेतु, ये पूछा गया है। तो सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा है आपका पर्यावरण अध्ययन के बारे में पूछा जा रहा है। तो शिक्षार्थियों को कक्षागत अनुभव को क्या करना है, बाहरी दुनिया से जोड़ना है ना। तो पहला वाला विकल्प आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्नोत्तरी विधि यहाँ विचारनी है कि क्या है। प्रश्नोत्तर विधि के बारे में पूछा गया है। पाठ्य पुस्तक के शब्दों एवं वाक्यों का प्रयोग किया जाए तो प्रश्नोत्तर विधि में ऐसा नहीं होता है। बालकों को प्रश्न के उत्तर देने के लिए तैयार होने को कहा जाए तो ऐसा भी नहीं होता है। क्या होता है, छात्रों को प्रश्न के उत्तर स्वयं सोचकर देने को कहा जाए। स्वयं सोचना है ना, ये प्रश्नोत्तर विधि याद रखेगा। छात्रों को प्रश्न के उत्तर स्वयं सोचकर देने को कहा जाए। यहाँ पर जो तीसरा वाला विकल्प होगा वो करेक्ट होगा, फोर्थ वाला भी आपका गलत होगा। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है पर्यावरण पेडागोजी का। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है पर्यावरणीय प्रदूषण पर दिया जाने वाला दत्त कार्य है ना, इसको क्या बोलते हैं, असाइनमेंट भी कहा जाता है ना। निम्न में से किस प्रकार शिक्षार्थियों की सहायता करेगा। जो दत्त कार्य है, ये पर्यावरण प्रदूषण पर दिए जाने वाला दत्त कार्य है, ये किस प्रकार शिक्षार्थियों की सहायता करेगा, इसके बारे में आपको बताना है। पर्यावरणीय प्रदूषण पर शिक्षार्थियों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन पर संवेदनशीलता जागृत करने का अवसर प्रदान करता है। दत्त कार्य शिक्षार्थियों के साथ अभिभावकों को भी जागृत करता है। प्रतिदिन पर्यावरणीय प्रदूषण पर गृह कार्य तथा कक्षा में अभ्यास कार्य के रूप में दत्त कार्य शिक्षार्थियों में जागरूकता का विकास करता है, या फिर उपरोक्त सभी कथन सत्य है। क्या है इसका सही आंसर। तो देखिए यहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण पर दिए जाने वाला जो दत्त कार्य है या फिर असाइनमेंट है, वो किस प्रकार शिक्षार्थियों की सहायता करेगा। तो वो सहायता करेगा आपका पर्यावरणीय प्रदूषण पर शिक्षार्थियों को सूचना खोजने में, अपने विचारों का निर्माण करने में और उन पर संवेदनशीलता जागृत करने का अवसर प्रदान करने में। साथ ही दत्त कार्य शिक्षार्थियों के साथ साथ अभिभावकों को भी क्या करता है, जागृत करता है। तो पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, ये तीनों ही आपके सत्य कथन है। राइट आंसर आपका क्या होगा, फोर्थ वाला है ना। फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए यहाँ पर आपके जो 15 प्रश्न है पर्यावरण पेडागोजी के, वो समाप्त होते। तो इनमें आपको कितने नंबर आए ये आपको जरूर बताना है। अब बात करेंगे गणित पेडागोजी के 15 प्रश्नों के बारे में, है ना। उसके बाद हम बाल विकास के 15 प्रश्न के बारे में बात करेंगे। तो गणित पेडागोजी का आपका पहला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां मदद करती है। किसमें मदद करती है जो गणित की पहेलियां है, इसके बारे में पूछा गया है। कक्षा के प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों को पहचानने में मदद करती है, विद्यार्थियों को मनोरंजन प्रदान करने में मदद करती है, समस्या सुलझाने के कौशलों को परखने में मदद करती है, या फिर समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करती है। तो जो गणित की पहेलियां होती हैं, ये समस्या सुलझाने के कौशलों को क्या होता है, परखने में मदद करती है। तो यहाँ पर तीसरा वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, गणितीय संचारण उल्लेख करता है। जो गणितीय संचारण है ये क्या उल्लेख करता है, गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता है, समस्याओं को सुलझाने की क्षमता है, गणित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने का कौशल है, या फिर गणित की कक्ष में बोलने की क्षमता है। गणितीय संचरण क्या उल्लेख करता है या फिर किसका उल्लेख करता है। दूसरे का सही आंसर क्या होगा, गणित विचारों को समाहित और संगठित करने की क्या है, क्षमता है। तो पहला वाला जो विकल्प होगा वो आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, एनसीएफ कहते हैं ना। एनसीएफ क्या कहते हैं, 2005 वर्ष 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में गणित पढ़ाने का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो कौन सा नहीं है। नेगेटिव प्रश्न पूछा गया, ध्यान दीजिएगा, है ना। कौन सा नहीं है गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य। बच्चे की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना, बच्चों के संदर्भ में गणित का वर्णन करना, समस्या समाधान में कौशल को बढ़ाना, या फिर गणित में उच्चतर पढ़ाई की तैयारी करना। क्या है एनसीएफ 2005 का कौन सा मुख्य उद्देश्य नहीं गणित पढ़ाने का। तो जो मुख्य उद्देश्य होता है नहीं है वो है गणितीय रूप देना, है ना। बच्चे की सोच विचार प्रक्रिया का गणितीय रूप देना, ये गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य नहीं है ना। याद रखिएगा एनसीएफ 2005 के अनुसार। तो पहला वाला जो विकल्प होगा वो करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता
निम्नलिखित में से कौन सी है? यहाँ पर देखिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता आपको बतानी है। प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? संकल्पनाओं का उच्चतर कक्षाओं में संबंध जोड़ा जाना चाहिए, संकल्पनाओं को जटिल से सरल रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए, संकल्पनाओं को पूर्णता श्रेणीबद्धता में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, या फिर संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। किस प्रकार प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ये आपको इन चारों विकल्पों के माध्यम से बताना है और सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता का चयन करना है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? मूर्त से अमूर्त रूप में, है ना, संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त रूप में क्या करना चाहिए? प्रस्तुत किया जाना चाहिए। फोर्थ वाला जो विकल्प होगा वो आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न है, यदि आपकी नियुक्ति किसी कक्षा 5 तक के स्कूल में हो जाती है तो आप गणित के अध्यापक हैं, पहले दिन कक्षा में जाते हैं, तो आपका प्रथम कार्य क्या होगा? आपकी कक्षा 5 में नियुक्ति हो गई है ना, आप गणित के अध्यापक है और आपका पहला दिन है, तो जब आप कक्षा में जाएंगे तो आपका प्रथम कार्य क्या होगा, इसके बारे में आपको बताना है। बच्चों के विषय में नाम आदि की जानकारी लेना हो सकता है, उनके ज्ञान और भावना के विषय में पता लगाना यह भी हो सकता है, अपने विषय में अपनी योग्यता बताना, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। प्रथम कार्य आपका यह होगा कि बच्चों के विषय में नाम आदि की जानकारी आप ले सकते हैं, अपने उनके ज्ञान और भावना के विषय में आप पता लगा सकते हैं और अपने विषय में अपनी योग्यता बता सकते हैं। तो तीनों विकल्प आपके करेक्ट होंगे, इसका मतलब है कि फोर्थ तो आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, गणित शिक्षण के दौरान बच्चों में त्रुटियों का विश्लेषण करने हेतु एक शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है? गणित शिक्षण के दौरान जो बच्चे त्रुटियां करते हैं उसका विश्लेषण करने हेतु एक शिक्षक के लिए आवश्यक कार्य आपको बताना है क्या है? बच्चों को गणित विषय के प्रति जागरूक करना, बच्चों को गणितीय चिन्हों का सही प्रयोग करने के लिए समझाना, बच्चों में समस्या का विश्लेषण तथा संश्लेषण करने की योग्यता का विकास करना, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर देखिए त्रुटियों का विश्लेषण करने हेतु तो एक शिक्षक के लिए जो आवश्यक है और बच्चों को गणित विषय के प्रति जागरूक करना भी है, साथ में बच्चों को गणितीय चिन्हों का सही प्रयोग करने के लिए समझाना भी है और बच्चों में समस्या का विश्लेषण तथा संश्लेषण करने की योग्यता का विकास करना भी है, यानी कि उपरोक्त सभी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गणित विषय में छात्रों की रुचि पैदा करने के लिए प्रभावी तरीका आपको बताना है क्या है? प्रभावी तरीका गणित विषय में छात्रों की रुचि पैदा करने के लिए कमजोर छात्रों हेतु अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था करना, समय विभाग चक्र में गणित विषय को अधिक कालांश देना, विद्यालय में गणित की पुस्तकें खरीद कर लाना, या फिर खेल विधि में शिक्षण करवाना। देखिए सबसे प्रभावी तरीका आपको बताना है क्या है? तो यहाँ पर सबसे प्रभावी तरीका होता है गणित विषय में छात्रों की रुचि पैदा करने के लिए खेल विधि से शिक्षण करवाना। क्या? खेल विधि से शिक्षण करवाना। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें यह बताती है कि सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। यहाँ कथन किसका है? यहाँ पर मूल्यांकन पर एक कथन दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है? गुड्स का है, क्विलेन का है, हन्ना का है, या फिर डांडेकर का है? तो ये जो कथन है ये किसका है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा ये गुड्स के द्वारा दिया गया है कि मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें यहाँ बताती है कि सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। तो यहाँ कथन गुड्स के द्वारा दिया गया है, तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, गणितीय मस्तिष्क को तीक्ष्ण एवं तीव्र बनाने में उसी प्रकार कार्य करता है जैसे किसी औजार को तीक्ष्ण करने में काम आने वाला पत्थर। इसके अध्ययन से स्पष्ट है कि तर्कसम्मत एवं क्रमबद्ध रूप से भली भांति सोचने की शक्ति आती है। यहाँ जो कथन है ये किसका है? यहाँ पर जो कथन है इसके बारे में आपको बताना है कि ये दिया गया कथन किसका है। चार विकल्प है आपके सामने, हब्स का है, प्लेटो का है, सल्टज का है, या फिर लोक का है। तो यहां पर जो दिया गया कथन है ये हब्स के द्वारा दिया गया कथन है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, गणित विषय में मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसका क्या आशय है? बच्चों में यहां पता लगाना कि गणित में उसकी रुचि का समावेश है। मूल्यांकन से अध्यापक द्वारा बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि का पता लगाना, बच्चों की कमजोरी का पता लगाना, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। गणित विषय में मूल्यांकन का आपको बताना है मूल्यांकन क्या है ना, गणित विषय में। तो यहाँ पर 10वें का सही आंसर होगा आपका, मूल्यांकन से अध्यापकों द्वारा बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि का क्या होता है? पता
लगाया जा सकता है ना। तो यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार व कुंजी है, या कथन किसका है? काफी इंपोर्टेंट कथन है, आपको पता होना चाहिए। ड्यूइट का है, बेकन का है, स्किनर का है, या फिर कॉमेट का है? तो यहाँ पर जो दिया गया कथन है ये बेकन के द्वारा दिया गया है कि जो गणित है वो सभी विज्ञानों का सिंह द्वार व कुंजी है। अगला प्रश्न है, कक्षा में गणित शिक्षण के साथ साथ आयोजित की जाने वाली मासिक परीक्षाओं की आवश्यकता होती क्यों होती है? छात्रों की कमजोरी दूर करने के लिए होती है, छात्रों की वार्षिक परीक्षाओं में अंक वृद्धि करने के लिए, छात्रों के अधिक से अधिक अभ्यास के लिए, या फिर छात्रों के गणित के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए? आपने देखा होगा कक्षा में गणित शिक्षण के साथ साथ आयोजित की जाने वाली जो मासिक परीक्षाएं होती, मासिक परीक्षाएं ली जाती हैं, तो वो क्यों ली जाती है, क्यों आवश्यक है, इसके बारे में आपको बताना है। तो आवश्यक है छात्रों के अधिक से अधिक अभ्यास के लिए ना, छात्रों का अधिक से अधिक अभ्यास हो सके, इसलिए मासिक परीक्षाओं की आवश्यकता होती है। तो तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, गणित की समकेंद्रीय पद्धति की विशेषता। यहाँ पर समकेंद्रीय पद्धति की विशेषता आपको बताना है। सरल से कठिन की ओर है, कठिन से सरल की ओर है, सरल से सरल की ओर, या फिर कठिन से कठिन की ओर है? गणित की समकेंद्रीय पद्धति की विशेषता क्या होगी? सही आंसर होगा सरल से कठिन की ओर। क्या है इसकी विशेषता? सरल से कठिन की ओर है। तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन की दृष्टि से एक अच्छी परीक्षा में सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सा गुण आवश्यक नहीं है? अच्छी परीक्षा में जो सामान्यतः आवश्यक गुण नहीं है उसके बारे में आपको बताना है। विश्वसनीयता बिल्कुल है, वेदता बिल्कुल है, परिणाम है, व्यापकता है। क्या है चारों विकल्पों में से? तो देखिए यहाँ पर परिणाम, जो गुण आवश्यक नहीं है वो परिणाम आवश्यक नहीं होता है। क्या? परिणाम है ना। तो तीसरा वाला जो विकल्प होगा वो सही होगा, है ना। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका और अंतिम प्रश्न है ये, डॉक्टर बी एस ब्लूम के अनुसार वर्तमान परीक्षा प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा एक दोष नहीं है? देखिए ब्लूम से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना, तो आपको पता होना चाहिए इनसे संबंधित। तो क्या पहला वाला विकल्प है, कक्षा में जो कार्य किया जाता है, नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है, इस पर विशेष ध्यान देना है। कक्षा में जो कार्य किया जाता है वो विशेष उद्देश्य को, विषय के उद्देश्य को ध्यान में रखकर नहीं किया जाता है। प्रश्न पत्र में मौलिकता का पूर्ण अभाव रहता है। उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने में शिक्षक की आत्मनिष्ठा का प्रभाव पड़ता है, या फिर उपरोक्त पाठ्यक्रम का सही निर्माण करना। यहाँ पर कौन सा दोष नहीं है इसके बारे में आपको बताना है। तो सही आंसर होगा उपयुक्त पाठ्यक्रम का सही निर्माण करना। फोर्थ वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ये एक दोष नहीं है। तो ये जो गणित पेडागोजी के 15 प्रश्न है वहीं पर समाप्त होते हैं। इसमें आपको कितने नंबर आए कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। चलिए अब बाल विकास के 15 प्रश्न की बात कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा कि लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं है। जो लैंगिक रूढ़िवादिता के जो प्रश्न है काफी पूछे जाते हैं। आपने देखा होगा 1 से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, तो याद रखिएगा काफी पहले भी पूछे जा चुके हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पिता का क्या कथन है कि लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है, यह कथन लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है, लैंगिक भेदभाव को कम करता है, या फिर लैंगिक समानता को बढ़ाता है? क्या करता है यह कथन? तो सही आंसर क्या होगा? ये लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है ना। तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, या फिर विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए? प्रगतिशील कक्षा में क्या करना चाहिए इसके बारे में पूछा गया है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 2 का, ज्ञान की संरचना के लिए प्रस्तुत मौके प्रदान किए जाने चाहिए एक प्रगतिशील कक्षा में, है ना। तो तीसरा वाला जो विकल्प होगा वो सही होगा, है ना। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारा जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला करती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित या फिर निष्प्रेरित करेगी। अधिगम के लिए पाठ या फिर आधारभूत संरचना का काम करेगी, छात्रों में प्रत्याहार या फिर निकास प्रवृत्ति पैदा करेगी, या फिर अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी। वो क्या करेगी, है ना। यहाँ योजना के बारे में आपको बताना है लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार। तो तीसरे का करेक्ट आंसर होगा वो अधिगम के लिए या फिर आधारभूत संरचना का काम करेगी, है ना। यहाँ पर जो सेकंड वाला विकल्प होगा वो आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यहां पर देखिए कौन सा कथन सही है बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में, ये आपको बताना है।
है ना। तो पहला विकल्प है आपका विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है, जो परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। विद्यालय समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है और समकक्षी समाजीकरण का द्वितीयक कारक है। समकक्षी समाजीकरण का ये प्राथमिक कारक है और परिवार समाजीकरण का ये द्वितीयक कारक है, या फिर परिवार एवं जनसंचार दोनों ही क्या है, समाजीकरण के द्वितीयक कारक है। यहाँ पर बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है इसके बारे में बताना है ना, पॉजिटिव प्रश्न पूछा गया है। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा, पहला वाला विद्यालय समाजीकरण का एक क्या है, द्वितीयक कारक है और परिवार समाजीकरण का क्या है, एक प्राथमिक कारक है। तो पहला वाला विकल्प आपका क्या होगा, सही होगा। विद्यालय क्या है, एक द्वितीयक कारक है और समाजीकरण क्या है, परिवार का एक प्राथमिक कारक है ना। तो पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है, किस पर जोर देता है। बुद्धिलब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के द्वारा ही मापी जा सकती है। एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं या फिर बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती है। बहुबुद्धि के सिद्धांत, जो बहुबुद्धि का सिद्धांत ही किस पर जोर देता है, ये पूछा गया है ना। और आपको एक क्यूज के तौर पर आपको ये प्रश्न दिया जा रहा है कि जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है ना। तो ये आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। पांचवे का जो सही आंसर होगा वो होगा कि ये एक आयाम में बुद्धिमत्ता एवं सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है ना। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। देखिए ये आपको पता होना चाहिए कि वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया है, तो वो दिया है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। अब ये किस पर आधारित है, सक्रिय अनुकूलन पर आधारित है, पारंपरिक शिक्षण पर, संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास पर, या फिर अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम पर। तो जो वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है वो पारंपरिक शिक्षण पर आधारित है। किस पर है, पारंपरिक शिक्षण पर आधारित है। तो यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में कहती है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में कहती है कि सभी प्रकार के प्रदत्त कार्य का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। यहाँ कोहलबर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत करता है। कौन सा चरण है भाई, फोर्थ चरण है, फिफ्थ है, फर्स्ट है या फिर सेकंड है। यानी कि औपचारिक चरण कानून और व्यवस्था है, औपचारिक चरण सामाजिक संविदा है, औपचारिक चरण दंड परिवर्जन है, या फिर औपचारिक चरण व्यक्तिक और विनिमय है। तो यहाँ पर देखिए प्रभावी ढंग से सीख सके जो प्रत्येक विद्यार्थी है और साथ में सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण कर सके। तो ये जो कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का चरण है वो किस चरण की ओर संकेत करता है, तो ये करता है आपका चरण फोर्थ, है ना। चरण फोर्थ की ओर यानी कानून और व्यवस्था की ओर संकेत करता है। प्रथम जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा। 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। क्या कर रही है, वो स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है 14 वर्षीय देविका। तो यहाँ विकसित कर रही, क्या विकसित कर रही है, नियमों के प्रति घृणा विकसित कर रही है, स्वायत्ता विकसित कर रही है, किशोरावस्थात्मक अक्खड़पन विकसित कर रही है, या फिर परिपक्वता विकसित कर रही है। तो देखिए पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना यानी कि स्वयं अपने निर्णय लेने की भावना विकसित कर रही है। तो वो क्या कर रही है, स्वायत्ता कर रही है ना। क्या विकसित कर रही है, स्वायत्ता विकसित कर रही है। तो सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन ड्वी के अनुसार समुचित है। यहाँ पर जॉन ड्वी के अनुसार आपको बताना है, कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए, जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है अपितु इसका कर्षण या फिर संवर्धन करना चाहिए, कक्षा में विद्यार्थियों को निरीक्षण करना चाहिए ना कि सुनना चाहिए। यहाँ पर प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में आपको निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन ड्वी के अनुसार समुचित है, इसके बारे में आपको बताना है कौन सा उचित है जॉन ड्वी के अनुसार। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा, विद्यार्थी को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में क्या होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए ना। ये जॉन ड्वी के अनुसार समुचित कथन है। तो सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। भाषा अवबोधन के संबंध में विकार आपको बताना है कौन सा है, चालाघात है, पठन वैकल्य है,
वाक संबंध रोग है या फिर भाषाघात है। तो ये जो भाषा अवबोधन के संबंध में विकार पूछा गया है तो ये कौन सा होगा, भाषाघात विकार होगा। ये मस्तिष्क से संबंधित होता है, इसमें बोलने लिखने में इसमें कठिनाई होती है ना। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा आपका, फोर्थ वाला होगा। ये मस्तिष्क का एक ऐसा विकार होता है जिसमें व्यक्ति के बोलने में, लिखने में तथा बोले और लिखे हुए शब्दों को समझाने या फिर प्रकट करने में अनियमितता होती है। तो फोर्थ वाला विकल्प आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। वर्णन करना, पहचान करना, अंतर करना या फिर वर्गीकृत करना। यहाँ पर संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया है, तो वो है अंतर करना। क्या है, अंतर करना। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है राजेश अति लोलुप पाठक है। लोलुप का मतलब होता है यहाँ पर जिज्ञासु। किस प्रकार का पाठक है वो, जिज्ञासु पाठक है। वह अपने कोर्स की पुस्तक पढ़ने के अतिरिक्त प्राय पुस्तकालय जाता है। भाई अपने कोर्स जो लिया हुआ है उसकी पुस्तक पढ़ लेता है, उसके साथ में वो पुस्तकालय भी जाता है और भिन्न प्रकार की वो पुस्तकें भी पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपने परियोजना कार्य करता है। उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों अथवा अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की जरूरत नहीं होती है, वो अपना आप ही पढ़ लेता है ना, और वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नजर आता है। उसे रिक्त स्थान के रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप में वर्णित किया जा सकता है। सबसे बेहतर रूप में किस विकल्प को किया जा सकता है वर्णित, इसके बारे में आपको बता रहा है। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी, तथ्य आधारित शिक्षार्थी, शिक्षक अभिप्रेरित शिक्षार्थी, आकलन आधारित शिक्षार्थी। तो यहाँ पर देखिए आंतरिक रूप से जो राजेश है वो सभी अपने आप ही करता है ना, उसे किसी के बताने की आवश्यकता नहीं होती, तो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। तो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित अभ्यर्थी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यदि पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों पर खोज करने की अनुमति दे दी जाए तो वे संतुष्ट हो जाते हैं। जब उन्हें हतोत्साहित किया जाता है तो वे व्यवस्थित हो जाते हैं। वे ऐसा इसलिए करते हैं कि उनकी अभिप्रेरणा के कारण करते हैं। यहाँ पर किस लिए करते हैं, यहाँ पर रिक्त स्थान दिया हुआ है तो वो अपनी शक्तियों के उपयोग करते हैं, अपनी उपेक्षा को कम करने के लिए, कक्षा के साथ संबंध होने के लिए या फिर कक्षा में अव्यवस्था फैलाने में। तो यहाँ पर देखिए यदि पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों पर खोज करने की अनुमति दे दी जाती है तो वो क्या होते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। जब उन्हें हतोत्साहित किया जाता है तो वो व्यवस्थित हो जाते हैं। तो वे ऐसा अपनी उपेक्षा को कम करने की उनकी अभिप्रेरणा के कारण करते हैं। क्या है, अपनी उपेक्षा को कम करने की। तो यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षा को रिक्त स्थान के योग्य बनाती है। निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षा का अभ्यास शिक्षण के समय शिक्षार्थी के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखना, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता या फिर शिक्षार्थियों को यहाँ बनाने की वे अपने जीवन को कैसे सुधार सके। तो यहाँ पर 14 का आंसर क्या होगा, यहाँ पर आपका 14वें का आंसर होगा मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को योग्य बनाती है कि विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता के योग्य बनाती है। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला और अंतिम प्रश्न है, यूं कहे तो बाल विकास का आपका अंतिम प्रश्न है और यूं कहे तो आपका वीडियो का 60वां प्रश्न है ना। यहाँ पर आपका वीडियो समाप्त हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों में अप्रभावित रहता है, ये प्रभावित रहता है ना। तो ये आपका गलत हो गया। शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखता है तो निश्चित तरीके से नहीं सीखता है। खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है, तो बिल्कुल सही। खेलना जो है वो संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। तो फोर्थ वाला जो विकल्प होगा वो आपका करेक्ट होगा। और यहीं पर आपके जो बाल विकास के 15 प्रश्न है वो यहीं पर समाप्त होते हैं। तो इसमें कितने नंबर आए आपको बताना है। टोटल 60 प्रश्न आपको मिल चुके हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और अभी तक हमारे तो जल्द ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद।